नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। आरजीकर रेप मर्डर केस मामले में दोषी संजय रॉय को मिली उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पिछले साल अगस्त में महिला डॉक्टर हुई थी हैवानियत का शिकार। दिल्ली के चुनावी रण में प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक दूसरे पर वार पलटवार। भाजपा ने आप को फंडिंग पर घेरा, वहीं कामकाज को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी। सीएम धामी ने कहा, लगभग पूरी हुई सभी प्रक्रियाएं और प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से दहशत में लोग, 17 की मौत। उच्च स्तरीय मंत्रालय टीम ने शुरू की जांच। स्थानीय प्रशासन ने सामान्य स्थिति के लिए किए पुख्ता इंतजाम। और आज से ट्रंप को मिलेगी अमेरिका की कमान। वॉशिंगटन में मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। पद संभालते ही ट्रंप लेंगे बड़े फैसले। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। अदालत ने दोपहर 2:45 पर अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सियालदा अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सियालदा अदालत ने पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा और 7 लाख रुपए अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। हालांकि परिवार के लोगों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। सियालदा कोर्ट के जज अनिर्बन दास ने कहा है कि ये दुर्लभतम मामला नहीं है। वहीं ताजा मिली जानकारी के अनुसार मामले को लेकर परिजन उच्च न्यायालय जाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी करार दिया था। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती थी। आज जो संजय का जो दोषी साब्यस्त किया था 18 जनवरी 2025 में, जो आज का सीबीआई का चार्जशीट और ट्रायल का बाद आज जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास, आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ तीनों सेक्शन में। 64 रेप में जावज्जीवन, 66 में आमृत्यु कारावास और 103A जो मर्डर, उसी में भी उनको जावज्जीवन कारावास दिया। एक ही संगे तीनों सेक्शन में फाइन भी किया। एक ही साथ में आपका उनको संजय का जो केस है, राष्ट्रों के स्टेट को डायरेक्ट लर्नेड कोड जो 10 लाख को और 7 लाख एंड 10 लाख मोट 17 लाख उनको फैमिली को क्षतिपूरण, विक्टिम का फैमिली को क्षतिपूरण देने के लिए निर्देश दिया। There has been a severe laches from the part of the investigation. There is a severe laches which we pointed out in our argument, and today is the result of such a investigation, whereby we always prayed for the highest level of punishment, but the learned court has given the life sentence of the accused person, and we have pointed out the latches of the investigation that created a confusion in the mind of the learned court. That is the reflection of the judgment. सियालदा कोर्ट ने आरजीकर हत्या और बलात्कार मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल के लोगों को नहीं लगता कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल था। इस मामले की और जांच होनी चाहिए। Being a elected representative of the government, कोर्ट के राय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है
संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। और आइए अब खबरें दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आप और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता दोनों से जवाब चाहती है कि देश विरोधी संगठनों से कौन फंडिंग ले रहा है। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर मां बाप को रुलाते हैं, मां बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या? कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की संपत्ति पर सवाल उठाए हैं। मगर ये भाई साहब जो प्रवेश वर्मा है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। वो ये हमें बताएं कि ये जो मूवेबल एसेट्स है इनके 3 करोड़ 20 लाख से 2915% जो ग्रोथ हुई है, ये कमाल की। और टोटल एसेट्स जो इनके बढ़े हैं 15 करोड़ 52 लाख से 115 करोड़ 63 लाख, इसमें 645% की ग्रोथ है। और आइए अब बात करते हैं महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में सभी शिविरों के लिए अग्नि सुरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडवाइजरी में आग लगने या आपातकालीन घटना की स्थिति में तुरंत मेला नियंत्रण केंद्र, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन केंद्रों को 112, 1920, 1090 या ICCC द्वारा निर्देशित नंबरों पर सूचित करने के लिए कहा गया है। आग लगने की स्थिति में आसपास के टेंटों को सतर्क करने और सतर्क रहने के लिए शोर मचाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में शांत रहने, ठंडे दिमाग से काम करने, खुद को खतरे में डाले बिना सुरक्षित दूरी से निकटतम अग्निशमन उपकरणों का उपयोग करके आग बुझाने का प्रयास करने की अपील की गई है। मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों को निकटतम निकास मार्गों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। एडवाइजरी में टेंट के अंदर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, गैस या मोमबत्तियां जैसी ज्वलनशील सामग्री न रखने के लिए भी कहा गया है। टेंट के अंदर स्टोव, हवन कुंड आदि जैसी खुली लपटों का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही जलते हुए दियो, स्टोव या गैस बर्नर में तेल न डालने और पेट्रोल या अन्य अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों को स्टोर न करने और तेज हवाओं के दौरान बाहर खाना पकाने से परहेज करने कहा गया है। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में गीता प्रेस के शिविर में रविवार को लगी आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। रविवार को हुई महाकुंभ आग की घटना की चल रही जांच के बारे में मौके पर मौजूद उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग के महानिदेशक अविनाश चंद्र ने बताया कि पुलिस के पास जांच करने का अधिकार है और स्थानीय अधिकारी मामले को संभाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन गहन जांच के बाद ही सही कारण का पता चल पाएगा। जो घटना हो गई उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार पुलिस को है। वो यहाँ के लोकल पुलिस अथॉरिटीज उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इसके बारे में तरह तरह के बातें बताई जा रही हैं। एग्जैक्ट क्या कारण था वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। महाकुंभ क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अविनाश चंद्र ने महाकुंभ में की गई व्यापक तैयारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पूरे महाकुंभ क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरती गई है। 53 फायर स्टेशन और 20 फायर पोस्ट बनाए गए हैं और 1300 से अधिक फायरमैन तैनात किए गए हैं। 300 से अधिक गाड़ियां तैनात की गई हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही। तैयारियों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि इसका दायरा इतना बड़ा है कि पूरे प्रयागराज जिले में 9 फायर स्टेशन हैं और अकेले महाकुंभ में 53 फायर स्टेशन और 20 से अधिक फायर पोस्ट हैं। प्रयागराज में मैन पावर 175 और महाकुंभ में 1300 से अधिक मैन पावर है। लखनऊ जैसे बड़े जिले में 11 फायर स्टेशन और करीब 200 मैन पावर है। यहाँ 1400 मैन पावर है। एक फायर स्टेशन का क्षेत्रफल करीब 800 वर्ग मीटर है, यानी एक फायर स्टेशन की फायर गाड़ी को मौके पर पहुंचने में 3 से 4 मिनट से भी कम समय लगेगा।
अविनाश चंद्र ने आश्वस्त किया कि आग की आपात स्थिति के लिए प्रतिक्रिया समय 3 मिनट है और गाड़ियां 3 से 4 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच जाती हैं। उन्होंने कहा, हमारी प्रतिक्रिया समय लगभग 3 मिनट है। जो भी श्रद्धालु यहां आना चाहते हैं उन्हें बिना किसी चिंता के आना चाहिए। हम उन्हें अचूक अग्नि और पुलिस व्यवस्था प्रदान करेंगे। 53 फायर स्टेशन और 20 फायर चौकियां यहाँ पे बनी हैं और इसमें 1300 से ऊपर फायरमैन यहाँ पे लगाए गए हैं और 300 से ऊपर व्हीकल यहाँ पे लगाई गई हैं। अभी हम इसको यहाँ पे आए और स्ट्रेंथन करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड मैं आपको इससे बता सकता हूँ कि पूरे प्रयागराज जनपद में 9 फायर स्टेशन है, यहाँ पे 53 फायर स्टेशन प्लस 20 चौकियाँ और प्रयागराज में 175 मैन पावर है, यहाँ पे 1300 प्लस मैन पावर हमने डिप्लॉय कर रखा है। तो कितना बड़ा मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगाया गया है। लखनऊ जैसे बड़े जनपद में 11 फायर स्टेशन है, वहाँ पे 200 के आसपास मैन पावर है, यहाँ पे 1400 मैन पावर है, 53 फायर स्टेशन है। तो इसकी सिंसियरिटी को और गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रखा है। एक फायर स्टेशन का क्षेत्र 800 स्क्वायर मीटर के आसपास है, यानी अगर मध्य में फायर स्टेशन हो तो एक फायर स्टेशन की गाड़ी को ट्रेवल करने में इतनी भीड़ भाड़ में भी 3 से 4 मिनट से कम लगेगा। मतलब हमारा रिस्पांस टाइम 3 मिनट के आसपास है। रविवार को महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद गीता प्रेस के शिविर में 3 रसोई गैस सिलेंडरों में विस्फोट के बाद आग लग गई थी। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया था और मौके पर मौजूद अधिकारियों और अग्निशमन दल को निर्देश दिया था। इस बीच गीता प्रेस के ट्रस्टी के खेमका ने आग को काबू करने में अग्निशमन दल की तत्परता की तारीफ की है। हालांकि उन्होंने इस आगजनी को किसी की चाल बताया है। उन्होंने कहा कि ये किसी की चाल है जिससे हमारे टेंट में आग लगी और करोड़ों का नुकसान हुआ है। शाम को 4 बजे के लगभग हमारी बाउंड्री के पीछे से कोई चिंगारी आई और आकर के हमारी झोपड़ी पे पड़ी। हमने देख लिया धुआं उठ रहा था। हमने पूरा प्रयास किया कि वो धुआं, जल्दी से हमने बालू फेंका, किसी ने पानी फेंका। चूंकि हवा का रुख था उल्टा, इसलिए वो नियंत्रण में नहीं आ सका। प्रशासन के सारे लोग लग गए इसमें, सारी गाड़ियां भी आई, दमकल वगैरह भी आई। सबके प्रयास से हमारा कोई जनहित नहीं हुआ, हताहत नहीं हुआ। माल तो करोड़ों का गया, इस बात का भी मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि जान सबकी बच गई। हम पुनर्वास कर रहे हैं, बिल्कुल उत्साहित हैं, सबको वही सुविधा देंगे जो पहले दे रहे थे। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ के दौरान आगजनी की घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में घटनास्थल पर समाजवादी पार्टी का एक दल प्रयागराज पहुंचा और प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाकुंभ को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहिए। अधिकारियों ने बहुत बेहतर ढंग से काम कर तत्काल नियंत्रण पा लिया है और इस प्रकार की सनातन विरोधी मानसिकता को कोई लोग स्वीकार नहीं करें। ये केवल राजनीति कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं इनको। बहुत बेहतर इंतजाम है वहाँ। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को औपचारिक बनाने और सुरक्षा कवरेज यानी चुनौतियों और नवाचार विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के सहयोग से 20 से 21 जनवरी तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। नई दिल्ली का यशो भूमि 16 देशों के 150 से अधिक प्रतिभागी अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को औपचारिक बनाने और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार के संबंध में अंतर्दृष्टि, रणनीति और समाधान साझा करेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को औपचारिक बनाने और सुरक्षा कवरेज, चुनौतियों और नवाचार विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय संवाद भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया है। तकनीकी संगोष्ठी का उद्देश्य एशिया प्रांत क्षेत्र के देशों के नीति निर्माताओं, सामाजिक सुरक्षा प्रशासकों और सामाजिक सुरक्षा संगठनों के विशेषज्ञों सहित हितधारकों के विविध समूह को एक साथ लाना है। केंद्रीय मंत्री ने
भारत सरकार के प्रयासों को सभी के सामने रखा। सरकार ने जो प्रयास करा है सोशल सिक्योरिटी के लिए, मैं मानता हूं कि पिछले एक दशक में दुनिया में कोई कंट्री में प्रयास नहीं हुआ होगा जो प्रयास इस देश में हुआ है। और सोशल सिक्योरिटी को किसको कहेंगे? हेल्थ सिक्योरिटी, पेंशन सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में भी जो इंडिया में काम हुआ है, आज 600 मिलियन पॉपुलेशन अंडर ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया में 60 करोड़ लोग हेल्थ सिक्योरिटी के अंडर है। 5 लाख रुपीस तक मुफ्त इलाज दिया जाता है, एकदम पारदर्शिता के अनुसार दिया जाता है। ISSA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमल ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार के किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। It is very commendable, and also I would like to express my gratitude to the Indian government and also Indian Social Protection Agency of having this seminar, and it is timely. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश ने नए कीर्तिमान गढ़े हैं। महिला आबादी 44% कामगारों में भागीदारी दे रही है। तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों का अहम योगदान है। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने 2 कैडेटों को रक्षा मंत्री पदक और 3 कैडेटों को रक्षा मंत्री प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। रक्षा मंत्री पुरस्कार से सम्मानित कैडेटों से DD न्यूज के संवाददाता गिरीश निशाना ने बातचीत की। कर्तव्य निष्ठा, सेवा और अनुशासन के लिए रक्षा मंत्री ने 2 कैडेटों को रक्षा मंत्री पदक और 3 कैडेटों को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। कैडेट हमारे साथ हैं असम के सीनियर अंडर ऑफिसर आर्य मित्रनाथ। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी है? सर, आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरे घर वालों को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि इतना बड़ा एनसीसी का इतना बड़ा सम्मान मुझे आज मिला है, तो अच्छा लग रहा है। सर, क्या क्या किया था आर्य आपने? सर, मैंने हमारे उधर ही एक्सीडेंट हुआ था जिसपे मैंने पीड़ितों की सहायता किया और उनको 108 बुला के हॉस्पिटल जाने के लिए सहायता किया। और उसके वजह से और मेरा जो एनसीसी में जितने भी माउंटेनिंग कोर्सेस है मैंने सभी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और मैं आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक मेंबर भी हूँ। केरल की जूनियर अंडर ऑफिसर थेजा VP मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी? सर, आई एम वेरी हैप्पी एंड ये मिलने के लिए बहुत खुश हूँ। आपने क्या किया था थेजा? सर, हमारा केरला में एक डिजास्टर हुआ था। मैं उधर में हम हेल्प किया। उधर डिजास्टर कैंप हुआ था, वहाँ पे हम फैकला बटालियन एनसीसी हर दिन वहाँ हेल्प किया। सर, छत्तीसगढ़ निदेशालय से कैडेट राहुल बघेल हैं। क्या कहेंगे राहुल? मुझे आज ये पाकर बहुत गर्व और सम्मान महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं अपनी यूनिट, अपने कॉलेज और अपने परिवार सभी का शुक्रिया कर रहा हूँ। डी ग्रीष्मा हैं, आंध्र प्रदेश निदेशालय से हैं। क्या कहेंगे ग्रीष्मा? I am really happy and I feel so proud to receive this award from the Raksha Mantri. मनन शर्मा हैं, पुणे से हैं, महाराष्ट्र निदेशालय से। क्या कहेंगे? So Jai Hind everyone. First of all, I'd like to thank Colonel Gagan Sharma for selecting all of us. He was someone who selected us out of thousands of cadets. And now coming to the main event, that is receiving this commendation card from the Raksha Mantri.
It was an amazing, graceful period of time. ये कैडेट रक्षा मंत्री से पुरस्कार पाकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्साहित इसलिए नजर आ रहे हैं जो इन्होंने काम किए हैं, कर्तव्यनिष्ठा, सेवा और अनुशासन के साथ अदम्य साहस और शौर्य के बहुत सी मिसाल पेश की हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा में आयोजित भारत मोबिलिटी एक्सपो में एक निजी कंपनी द्वारा भारतीय रेल के लिए एक नए सुरक्षा उपकरण की प्रस्तुति लगाई गई है। निजी कंपनी आरटी विजन ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो लेजर और कैमरे के माध्यम से पहिए में आने वाली खराबी को चिन्हित कर सकता है। ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मैपिंग प्रणाली रेलवे के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है, ये जानने के लिए डीडी न्यूज ने आरटी विजन के सीईओ राजेंद्र मोहन से विशेष बातचीत की। अभी डीडी न्यूज दिल्ली की टीम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो में। इस एक्सपो में एक ऐसी कंपनी आरटी विजन है जो रेलवे के लिए अनेक उपकरण बनाती है। इस कंपनी ने एक ऑटोमेटेड व्हील प्रोफाइल बनाया है जो अब कैमरों के द्वारा पटरियों पर चलने वाले जो चक्के हैं उसकी निगरानी करेगा। और ये राजेंद्र मोहन जी आरटी विजन के सीईओ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो तकनीक है उस तकनीक का फ़ायदा रेलगाड़ियों को कितना मिलेगा और हिंदुस्तान को इससे कितना फ़ायदा होगा। जो व्हील का प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली मेजर करता है और जो डिफेक्ट है वो मेंटेनर के पास इंटरनेट के थ्रू भेज देते हैं। तो जब गाड़ी आती है तो उससे पहले मेंटेनर को पता होता है कि क्या क्या डिफेक्ट है। ये 2 लेज़र्स हैं, ये जो लेज़र हैं इसके ऊपर गिरती हैं और हम कैमरे से उसकी इमेज लेते हैं। ये कैलिब्रेट करते हैं कि 1 पिक्सल के अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है। उसके हिसाब से एल्गोरिथम के हिसाब से हम प्रोफाइल निकालते हैं और फिर हम 16 तरह के डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है और वो डिफेक्ट हम प्री डिफाइन कर देते हैं, हम सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। जैसे ही वो डिफेक्ट लेवल पर पहुंचता है तो हम अलार्म देते हैं और एक मोबाइल ऐप पे मेंटेनर्स को या स्टेशन मास्टर बाकी लोगों को वो अलार्म भेज देते हैं। इसको कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा, कौन देख सकेगा, इसको निगरानी कैसे होगी कि इस व्हील में खराबी है? जब हम सिस्टम लगाते हैं तो हम इसका डाटा जो है क्लाउड पे भेज देते हैं और वहाँ से क्लाउड से रूल बेस होता है कि ये वाला सिस्टम है तो इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ जानी है। उसके हिसाब से हम ऑलरेडी प्री डिफाइंड रूल बना देते हैं सॉफ्टवेयर में और जो जिसके पास इन्फॉर्मेशन जानी होती है उसको भेज देते हैं। अगर एक्शन नहीं होता तो ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन चले जाती है। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 200-300 किलोमीटर पे एक सिस्टम लगेगा। 700-800 करोड़ के करीब पूरा इंडिया का नेटवर्क कवर हो सकता है। मेंटेनेंस के लिए भी अगर ये सिस्टम ख़राब भी होता है तो ये अपने आप अलार्म देता है कि मेरा ये पार्ट ख़राब हो चुका है, आप आके ठीक कीजिए। और पूरा सिस्टम कभी भी नहीं बैठता, अगर आधा सिस्टम चले जाता है तो फिर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपके सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया भर के मुल्क में कहीं पर हो रहा है क्या? हमें अभी 2 सिस्टम का ऑर्डर मिला है यूएसए से, वो हम अगले 3-4 महीने में डिलीवर कर देंगे। जो चीज़ें पहले विदेश में बनती थी उसको हिंदुस्तान जो है वो बनाने में कामयाब हो रहा है। कैमरामैन अनिकेत के साथ ग्रेटर नोएडा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई जांच राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नियमावली को स्वीकृति मिली है। सीएम ने कहा कि यूसीसी लागू करने से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी का दिन और खास हो सकता है। इस दिन उत्तराखंड के लिए यूसीसी लागू हो सकता है। और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूँकि सारी तैयारी होने के बाद, चूँकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बुधल गांव में रहस्यमय बीमारी से मौत पर सीएमओ एमएल रैना ने बताया कि इस मामले पर वह शुरुआत से नजर बनाए हुए हैं, साथ ही वह लोगों को सुरक्षा और आवश्यक वस्तुएं मुहैया करा रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगा। ट्रंप सत्ता के आधिकारिक हस्तांतरण के दौरान समारोह को संबोधित भी करेंगे। वहीं जेडी वॉस को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। अनेक विदेशी राजनेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आमंत्रित अतिथियों में टेस्ला के एलन मस्क, अमेजॉन के जेफ बेजोस, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के टिम कुक और ओपन एआई के सैम अल्टमैन शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले वॉशिंगटन डीसी में विजय रैली में 78 वर्षीय ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले दिन हस्ताक्षर किए जाने वाले कार्यकारी आदेशों का भी उल्लेख किया। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के तुरंत बाद वह 100 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। कार्यकारी आदेशों का मुख्य उद्देश्य चुनावी वादों को पूरा करना है। ट्रंप कार्यकारी आदेशों में दक्षिणी सीमा को सील करना, सामूहिक निर्वासन, महिलाओं के खेल से ट्रांसजेंडर लोगों को रोकना, ऊर्जा अन्वेषण पर प्रतिबंध हटाना और सरकारी दक्षता में सुधार करना जैसे तमाम फैसले शामिल हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।